हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन। 12th क्लास में फिजिक्स में गॉस थ्योरम है, उसकी एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन पिछली वीडियो में पढ़ी थी, फर्स्ट और सेकंड। अब हम तीसरी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। हमारे पास एक शीट है जिसपे चार्ज समान रूप से फैला हुआ है और इससे कुछ दूरी पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? गॉस थ्योरम के द्वारा। तो इस चित्र को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास एक शीट है और मैं इसको समझाने के लिए आप यहाँ इसको समझ सकते हैं गौर से कि जैसे ये शीट है वैसे ये हमारे पास एक आवेशित शीट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज समान रूप से फैला हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज बहुत थिन, बहुत पतली शीट है, पॉजिटिव चार्ज समान रूप से फैला हुआ है और इससे कोई पॉइंट हमने पी लिया जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने पॉइंट पी लिया, मान लीजिए r दूरी पर पॉइंट पी है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब इस पॉइंट पर गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इस पॉइंट से घिरा हुआ हमें क्या लेना पड़ेगा? एक गॉसी पृष्ठ लेना पड़ेगा। एक गॉसी पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो हमने इसको बंद करने के लिए जहाँ से ये पी होकर जाता हो तो इससे एक बंद गॉसी पृष्ठ की कल्पना की, जो कि ये पृष्ठ है। आप देखें कि अगर ये सतह बंद है, यहाँ पॉइंट पी है, तो इससे जाता हुआ एक बंद गॉसी पृष्ठ हमने लिया। तो ये गॉसी पृष्ठ है, ये पूरा गॉसी पृष्ठ है जो आपको एक चौकोर बेलन के रूप में दिख रहा है। ये इस टाइप से रॉड है ये। तो इसमें एक इस पृष्ठ पर पॉइंट पी लिया गया है। अब हमें देखना है कि इस पॉइंट पी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत फ्लक्स कितना निकलता है, यहाँ से विद्युत फ्लक्स कितना निकलता है, यहाँ से कितना निकलता है। तो इसको ज़रा समझने के लिए आप देखें कि अगर हम क्या करें कि ये जो हमारे पास रॉड है जो हमने इसे क्षेत्र माना है, यहाँ पर अगर हम यहाँ ds कोई अल्पांश क्षेत्रफल मानते हैं, यहाँ कोई अल्पांश क्षेत्रफल मानते हैं, यहाँ कोई अल्पांश क्षेत्रफल मानते हैं, तो इसके चारों पृष्ठों पर अगर कोई हम अल्पांश क्षेत्रफल ds की कल्पना करते हैं तो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स क्या होना चाहिए? तो उसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो वहाँ क्षेत्रफल सदिश है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है। तो अगर आप देखें ये एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा होगा वो कैसे निकल रहा होगा? सेम दिशाओं में निकल रहा होगा, इस सीधी दिशाओं में, बाहर की ओर। ऐसे यहाँ भी बाहर की ओर निकल रहा होगा, ऐसी तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा। इसका मतलब इन सभी बिंदुओं पर जो ई की दिशा है वो कैसी होगी? तो अगर मैं इसको ई मान लेता हूँ तो ई की दिशा सभी कैसी होगी? ऐसे बाहर की ओर। ये ई की दिशा है, हर जगह ई की दिशा कैसी है? बाहर की। यहाँ भी ई की दिशा कैसी है? यहाँ अगर हमने इन पृष्ठों पर कोई भी क्षेत्रफल मानते तो वहाँ सभी जगह ई की जो दिशा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी? बाहर की ओर। इस पॉइंट पर भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे तो वो भी कहाँ होगी? बाहर की ओर। इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे तो वो भी कहाँ होगी? बाहर की ओर। और यहाँ अगर हम ds मानेंगे तो इनकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर। यानी इन सभी बिंदुओं पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है वो कैसी है? बाहर की ओर है। लेकिन अब इस यहाँ जो हमने ds क्षेत्रफल माना है इन सभी चारों पृष्ठ पर, तो ds की दिशा क्या होगी? तो इसको हम मानते हैं ये ds की दिशा मान लीजिए। तो ds की दिशा क्या होगी? यहाँ ds लंबवत बाहर ऊपर की ओर, तो ds की दिशा ऊपर की ओर है, यहाँ भी ऊपर की ओर है, यहाँ भी ऊपर की ओर है, यहाँ भी ऊपर की ओर, बाहर की ओर। मतलब यहाँ ये सब बाहर, ये नीचे की ओर, ये बाईं तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे पृष्ठ पे, ये जो हमने पृष्ठ बनाया है, ये पूरा पृष्ठ बनाया है, इन पूरे पृष्ठों पर जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ई और ds वेक्टर की जो कोण है, एंगल है, वो यहाँ 90 डिग्री होगा। दोनों के बीच 90 डिग्री होगा तो cos 90 हमारा जीरो होता है। हम देख भी लेते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है और क्षेत्रफल की जो दिशा हमने ds मानी है वो कहाँ है? ऊपर की ओर। तो इनके बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो cos 90 का मान कितना होता है? जीरो। ऐसे ही जब यहाँ पर हम देखेंगे, नीचे हमने जो क्षेत्रफल माना होगा वहाँ भी इनके बीच कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर अगर मानेंगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत क्षेत्र, ये रहा क्षेत्रफल की दिशा, तो इनके बीच भी कितना होगा? 90 डिग्री। केवल हमें दो पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे, ये वाले पॉइंट
और इस सतह पर पॉइंट ये वाला, और इस सतह पर पॉइंट यहाँ, जहाँ पर हमें इन दोनों की जो दिशाएं हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डी एस की जो दिशाएं वो कैसी मिलेंगी, सेम मिलेंगी। ई और डी एस की जो दिशाएं वो सेम मिलेंगी। यहाँ थीटा 0 होगा, ई और डी एस की दिशाएं सेम मिलेंगी, यहाँ थीटा कितना होगा 0 होगा, और यहाँ पर cos 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ से ही फ्लक्स निकलेगा। अगर एक फ्लक्स हमने d∅1 मान रहे हैं, दूसरा d∅2 मान रहे हैं, तो पूरे इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, वो टोटल फ्लक्स, अगर ये d∅, इससे निकलने वाले छोटे से क्षेत्रफल जो हमने ds माना है यहाँ पर, उस ds से निकलने वाला क्षेत्रफल d∅1 फ्लक्स d∅1 है, और यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स d∅2 है। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, आप देखें मैं इसको लिख भी देता हूँ। यहाँ ds माना, यहाँ हमने अगर ds माना, या यहाँ ds माना, यहाँ ds माना, इन सब जगह पर अभी हमने देखा जो थीटा की वैल्यू होगी कैसी होगी, 90 डिग्री। थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। इसलिए यहाँ ई और एस, इसके पृष्ठ के सभी सतहों से गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है। लेकिन ये जो पृष्ठ है हमारा, यहाँ हमने माना है ds, इसकी दिशा और ई की दिशा सेम है, थीटा बराबर 0 है, तो यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स आपको मिलेगा मान लीजिए d∅1, और यहाँ से गुजरने वाला, इसी तरह से यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स हमें मिला d∅2। तो इन दोनों सतहों से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना हुआ, तो आप देखें d∅ बराबर d∅1 प्लस d∅2, दोनों के योग के बराबर। ये दोनों जो हमने ds1 ds2 जो क्षेत्रफल लिए वहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स है इन दोनों ds से। तो टोटल d∅ बराबर क्या हुआ, d∅1 प्लस d∅2। हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इस छोटे से क्षेत्रफल से तो पूरे क्षेत्रफल से कितना हो, इसमें सिर्फ हमने इतना क्षेत्रफल लिया था ds1 या ds, तो अब पूरे क्षेत्रफल से कितना होगा, तो इस पूरे का एरिया। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, या इसको बहुत सारे ds से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, तो इनको जोड़ेंगे। तो हमने क्या किया, टोटल इंटीग्रेशन यानी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d∅, इन दोनों सतहों से निकलने वाला कुल फ्लक्स बराबर d∅1 का इंटीग्रेशन किया और d∅2 का भी क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब d∅1 कितना है, यहाँ d∅1 और d∅2 अगर निकाला तो यहाँ भी e इंटू डी एस है, यहाँ भी ds है, cos थीटा, तो eds cos थीटा, ये cos eds cos थीटा हमने कितना रख दिया 0, क्योंकि इन दोनों जगह थीटा कितना है 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ बचा केवल eds और eds। अब हम देखें टोटल d∅ का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो एक हो गया टोटल फाई, और ये मिला हमें e, और इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds प्लस e क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds। ये टोटल क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमने इस टोटल क्षेत्रफल को माना है s, इस टोटल क्षेत्रफल को माना है हमने s। तो इस ds का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल क्षेत्रफल कितना मिलेगा s। जैसे हमने पिछले एप्लीकेशन में पढ़ा था कि गोले का हम संपूर्ण पृष्ठ ले रहे थे तो उसमें वक्र पृष्ठ लगा रहे थे, ऐसे हम इस पूरे का क्षेत्रफल लेंगे, तो हमने इसको क्या माना s, तो ये हो गया e इंटू एस और e इंटू एस प्लस e इंटू एस, ये हो गया 2es। तो टोटल फ्लक्स जो यहाँ इन दोनों सतहों से निकलेगा वो हमारा है 2es। समीकरण ने फर्स्ट लिखा। अब गॉस थ्योरम कहती है कि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि गॉस थ्योरम कहती है अगर कोई बंद पृष्ठ किसी एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ तो उससे निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो उस क्षेत्र के उस जो हमने सरफेस रखा उस सरफेस के अंदर जो घिरा हुआ क्यू है वो टोटल क्यू और 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। तो फाई बराबर हमने लिखा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम है। तो हम जानते हैं कि ये हमारा टोटल क्यू कितना होगा। तो आप देखिए इस पूरी जगह में यहाँ जो क्षेत्र, यहाँ जो आवेश गिर रहा है, हम केवल इस आवेश की बात कर रहे हैं, इस आवेश की बात, पूरी सीट की आवेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस आवेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही गॉसी पृष्ठ से घिरा हुआ है, इतना एरिया गॉसी पृष्ठ से घिरा हुआ, तो इसका टोटल आवेश कितना होगा। तो एकांक, इसकी डेंसिटी है सिग्मा, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो कितना है सिग्मा। तो इस पूरे S क्षेत्रफल आवेश कितना होगा, क्योंकि इसका एरिया अगर S है तो इसका एरिया S है, तो ये भी समान होगा S, तो ये भी कितना है S एरिया। तो इसका टोटल आवेश कितना होगा, तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश अगर सिग्मा है तो S क्षेत्रफल पर आवेश कितना होगा, सिग्मा इंटू एस। तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस, ये हमने फॉर्मूला है कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश को ही हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ से Q निकाला तो Q बराबर होगा सिग्मा इंटू एस। अब हमने यहाँ Q की जगह
ये वैल्यू पुट कर दी, तो फाई बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ जो हमने फाई निकाला ये भी टोटल फ्लक्स के जो इन दोनों सतहों से निकल रहा है। जो समीकरण 1 में हमने फ्लक्स निकाला वो भी संपूर्ण फ्लक्स है जो इन दोनों सतहों से निकल रहा है। तो दोनों फ्लक्स कैसे हैं आपस में बराबर, तो समीकरण 1 व 2 से हमने दोनों को क्या कर दिया, बराबर रख दिया। तो ये 2ES और बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ से हमने एस और एस को कैंसिल किया तो ई बराबर निकला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले में हमें कहीं भी ये क्षेत्रफल दिखाई नहीं दिया एस, ये क्षेत्रफल इसका पूरी चार्ज के जो डेंसिटी है इसका जो क्षेत्रफल वो भी दिखाई नहीं दिया, और 2 एप्सिलॉन और जो हमने जो दूरी r मानी है इस क्षेत्रफल इस वाले फॉर्मूले में r भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई अनंत आवेशित चादर है या कोई चादर आवेशित है तो उससे हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो वो विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता है और उसकी दूरी पर भी निर्भर नहीं करता है। उम्मीद है कि ये जो एप्लीकेशन है आपको समझ आई होगी, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम के द्वारा हम कूलाम्स के नियम की उत्पत्ति कैसे करते हैं या प्रूव कैसे करते हैं। ओके, धन्यवाद।